तो अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। तो कल की कक्षा में हमने आपको प्रश्न उत्तर भेजे थे बच्चों, गरीबी पाठ के, वो आपने कर लिए होंगे। आज हम नया अध्याय चालू करेंगे, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। यानी इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाएं समझ सकेंगे। मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी की द्वारा व्यय की आवश्यकता को समझ पाएंगे और भारत में शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए बच्चों, मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है। शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो, इसमें निवेश मात्र ही लोगों को इसमें अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा, जितना कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्तियों की अंतर्निहित योग्यताएं उजागर हो पाती हैं जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते हैं। ये कहना था बच्चों अल्फ्रेड मार्शल का। तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अगर अपन देखें तो मानव जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन होता है बच्चों। तो सबसे पहले अपन ये समझे कि मानव विकास या मानव संसाधन है क्या। देखिए बच्चों, मानव जाति किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा संसाधन होता है और इसका सही तरीके से उपयोग जिस देश के द्वारा किया जाता है वो देश निरंतर प्रगति की ओर जाता है। अतः आपने देखा होगा, मानव संसाधन को ही मानव पूंजी का स्रोत माना जाता है बच्चों। जिस देश में शिक्षित, योग्य और कर्मठ व्यक्ति होंगे वो देश बहुत जल्दी तरक्की करता है, जिसका कि आप उदाहरण ले सकते हो जैसे जापान। तो वहाँ पर शिक्षा का और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा सरकारें ध्यान देती हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके परिचय की। तो मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें तो ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उनका प्रसारण करने की क्षमता ही है, जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करता आ रहा है। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों की कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता है। यानी किसी भी कार्य को करना है तो बच्चों आपको उसका अच्छा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और आपको उस कार्य को करने में कौशल होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कई व्यक्ति अपने पारिवारिक कार्य को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उसका कारण होता है वो बचपन से उस कार्य का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, तो उस कार्य में वो निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। इसी कारण से पहला दूसरे की अपेक्षा अधिक आय सर्जन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रम से अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उससे और भी अधिक मूल्यांकन लाभ है। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। आप देखिए बच्चों, एक प्रशिक्षित व्यक्ति हो, एक अशिक्षित व्यक्ति हो, आप देखेंगे बच्चों शिक्षित जो श्रम है वो अशिक्षित की अपेक्षा ज़्यादा आय अर्जित करता है और जब आय ज़्यादा करेगा तो आर्थिक समृद्धि में योगदान भी अधिक देगा। और शिक्षा पाने के प्रयास से आप देखिए उसकी उपार्जन क्षमता बढ़ती है और वो अधिक मूल्यवान और लाभ कमाता है। शिक्षा केवल बच्चों लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति और गौरव भी प्रदान करती है। यानी आप देखिए जिन देशों में शिक्षित नहीं है वहाँ पर अराजकता का माहौल होता है, तो उच्चतम सामाजिक स्थिति एक गौरव प्रदान करती है और किसी व्यक्ति को जीवन के बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है। आप देखिएगा बच्चों, जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसका बोलने चालने का, रहन सहन का, खान पान का बहुत प्रभाव पड़ेगा।
व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों को बेहतर समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है बच्चों। आप देखिएगा कि जैसे टेलीफोन से मोबाइल आया तो नई पीढ़ी जो शिक्षित है उन्होंने उसको तुरंत ग्रहण कर लिया। तो शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। जैसे आज का युग कंप्यूटर का युग कहा जाता है, तो आज के हर युवा को कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक हो गया और वो जानते भी हैं और वो उसमें आगे तेज़ी से विकास कर रहे हैं। देश शिक्षा के अवसरों को विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं क्योंकि ये विकास प्रक्रिया को तेज करते हैं। अब आता है बच्चों मानव पूंजी है क्या। जैसा भी हमने बताया, जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही मानव पूंजी कहलाती है। यानी मानव जब जन्म लेता है तो वो कुछ भी नहीं जानता बच्चों, तो उसी को समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा इस प्रकार के काबिल और योग्य बनाया जाता है कि वो संसार में अपने जीवन की सार्थकता को पहचाने और एक अच्छी मानव पूंजी के रूप में निर्मित होकर समाज को सेवा दें। आप में से कोई अभियंता, कोई डॉक्टर, कोई सीए बनेगा और वो मानव पूंजी का निर्माण करेगा। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत होती है, जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हैं और प्रोफेसर आदि के रूप में कार्य करने योग्य हों। यानी मानव पूंजी कौन बनाएगा बच्चों? जैसे अध्यापक अब आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रोफेसर जो लोग हैं वही तो बनाएंगे बच्चों। आगे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तन करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता है। आइए अब हम इन माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ को कुछ और अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करें कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। दूसरा, क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहाँ की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है? क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है? भारत में मानव पूंजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? अब हम बात करते हैं बच्चों, एक एक का वर्णन करते हैं। तो पहले हम आते हैं मानव पूंजी के स्रोत। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है बच्चों। यानी सरकार जो बजट बनाती है, देश में शिक्षा में जो निवेश किया जाता है वो मानव पूंजी का निर्माण करता है बच्चों। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, यानी जिस देश के व्यक्ति स्वस्थ होंगे उनको कार्य करने में आसानी होती है, कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। अतः स्वास्थ्य में निवेश कैसा किया जा रहा है? कार्य के दौरान प्रशिक्षण, यानी कर्मचारी को जब कार्य कराया जा रहा है तो बीच बीच में उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। प्रबंधन किस प्रकार हो रहा है तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। यानी मानव पूंजी स्वतः नहीं होती बच्चों, ये हमें निर्मित करनी होगी। और निर्मित किस प्रकार होगी? अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा प्रशिक्षण, अच्छा प्रबंध और अच्छी सूचना प्रणाली। आपने के माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ इसी प्रकार का खर्च है जैसा कि कंपनियां निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालीन निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है बच्चों। यानी आपके माता पिता आपको क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों? ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो और आप अपने जीवन में कुछ सफल बने और अच्छी आय अर्जित करें और देश के विकास में योगदान दें। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। आगत मतलब आउटपुट होता है बच्चों।
तो किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति। तो चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा और उसकी उत्पादकता में कमी आएगी। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति तो काम के प्रति लगाव होगा, लेकिन एक बीमार व्यक्ति कार्य के प्रति सजग नहीं होगा और उसमें कार्य के लिए कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे बच्चों, बाकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।